गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए चैप्टर की वीडियो के साथ। आज हम NCERT इतिहास कक्षा 7वीं का पाठ 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न फिर से याद करें। निम्नलिखित में मेल बिठाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका आपको मेल बिठाना है। तो यहाँ पर दिए गए शब्द हैं गढ़, टांडा, श्रमिक, कुल, सिप सिंह और दुर्गावती। और आपको इनका सही मेल करना है। खेल, 84, कारबा, गढ़ कटंगा, अहोम राज्य और पाइक के साथ। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गढ़ का सही मिलान होगा प्यारे बच्चों 84 के साथ। टांडा कारवा को कहते हैं, श्रमिक पाइक, कुल का मतलब खेल, सिप सिंह अहोम राज्य से संबंधित थे, दुर्गावती गढ़ कटंगा में। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप इनका सही मिलान करें। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। का वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां डैश कहलाती थी। वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती थी। तो यहाँ पर आप खालिस्तान में लिखेंगे श्रेणियां। ख डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो ख के खालिस्तान में आप लिखेंगे बुरंजी। ग डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो गए के खालिस्तान में आप लिखेंगे अकबरनामा। नेक्स्ट घ बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान दिए। तो यहाँ पर आपके खालिस्तान में आएगा बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी। तो पहले खालिस्तान में घ के पहले खालिस्तान में मंदिर बनवाए और दूसरे खालिस्तान में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। आप लिखेंगे। यहाँ पर आपके लिए मैंने उत्तर भी लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न 3, सही या गलत बताइए। क जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। ये सही है बच्चों, इस कथन पर आप सही का निशान लगाएंगे। ख उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। ये गलत ऑप्शन है बच्चों, तो इस विकल्प पर आप गलत का निशान लगाएंगे। ये कथन गलत है। ग गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। ये भी आपका कथन गलत है, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। घ भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। ये भी आपका गलत ऑप्शन है बच्चों, तो यहाँ पर इस कथन पर आप गलत का निशान लगाएंगे। तो का सही, ख गलत, ग गलत और घ भी गलत ऑप्शन है। प्रश्न 4, खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। उत्तर खानाबदोश पशु चारकों और खेतीहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था। यानी आप
जो चीज़ आपके पास उपलब्ध होती थी वो दे देते थे और उसके बदले में दूसरी वस्तु जिसकी आपको आवश्यकता होती थी वो ले लेते थे। इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है जब सामान के बदले में सामान अदला बदला जाता है, प्राप्त किया जाता है। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खाना बदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खाना बदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। प्रश्न 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? उत्तर, अहोम प्रशासन का संगठन निम्न प्रकार से संगठित था। पहला, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। दूसरा, अहोम समाज कुलों में विभाजित था, बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। और तीसरा, एक कुल यानी खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। प्रश्न 6, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? उत्तर, वर्ण आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। पहला, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरा, दूसरी ओर कई जातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। और चौथा, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। प्रश्न 7, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? उत्तर देखते हैं इसका। एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह से बदलाव आए जो निम्नलिखित थे। पहला, हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कुछ कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। दूसरा, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया यानी पालन किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। प्रश्न 8, आइए विचार करें। क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? उत्तर, हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। जैसे पहला, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। दूसरा, सल्तनत काल में बंजारे नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। तीसरा, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहर में बेचते थे। और चौथा कारण था, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए
1,00,000 बैलों से अनाज ढोते थे। प्रश्न 9, गौड़ लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किस मायने में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? उत्तर, गौड़ लोगों के इतिहास एवं अहोम के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। जैसे पहला, गौड़ गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख प्रजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जाति थी। दूसरा, गौड़ यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। तीसरा, गौड़ आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। और चौथा, गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। ये असमानताएं थी, जबकि कुछ समानताएं भी थी। चलिए समानताएं देखते हैं क्या थी। गौड़ इतिहास एवं अहोम इतिहास में समानताएं। पहला, गौड़ और अहोम दोनों ही जनजातियां थीं। दूसरा, दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। और तीसरा, दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया था। आइए करके देखें प्यारे बच्चों। प्रश्न 10, 11 और 12 तीनों ही प्रश्न आपको स्वयं करके देखने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश की होगी। आज के लिए ही इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।